नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो मैटर्स पे। तो G4 कंट्रीज की रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है एक ऐसे टाइम में जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ओपनली एडमिट कर रहा है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था वो अब समाप्त हो चुका है। अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाएगा। तो स्क्रीन पे आप देख पाएंगे कि डॉक्टर एस जयशंकर ने रिसेंटली यह फोटो अपलोड की है। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि G4 की मीटिंग हुई। यहाँ पर भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील इन 4 देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं यह मिले हैं मुनिच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस नाम की एक इवेंट हुई। एस जयशंकर इसे अटेंड करने के लिए जर्मनी गए। वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। पहली बार हमने देखा कि मुनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर G4 की मीटिंग हुई है और इसके बारे में आप देखोगे बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। जापान का फॉरेन मिनिस्टर, जर्मनी का फॉरेन मिनिस्टर, इवन ब्राजील का फॉरेन मिनिस्टर, इन सब लोगों ने इस मीटिंग के बारे में पब्लिश किया है। इनका मीडिया भी एक्सटेंसिवली इसको कवर कर रहा है क्योंकि आज के समय मैं आपको बता दूं G4 जो है ग्रुप, इसकी रेलेवेंस सबसे ज्यादा हो चुकी है। G4 के मेंबर्स जो है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब आपके माइंड में सवाल यह आएगा कि G7 सुना है, G20 सुना है, ये G4 क्या है? देखो, इनकी समिट लेवल पर मीटिंग नहीं होती कि मोदी जी मिल रहे हैं या बाकी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट मिल रहे हैं। तो मैं आपको सीधा G4 का विकिपीडिया पेज दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे यह विकिपीडिया पेज है G4 नेशंस का और काफी बार G4 ग्रुप को बहुत ज्यादा कंपेयर किया जाता है P5 ग्रुप के साथ। अब ये P5 नेशंस कौन कौन से हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट सीट रखने वाले 5 देश हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए, इनसे काफी बार G4 का कंपैरिजन होता है कि इकोनॉमी में कौन बड़ा है, साइज में कौन बड़ा है, यूएन फंडिंग कौन ज्यादा करता है, डिफेंस बजट किसका बड़ा है, न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स किसके पास है, यह सारी चीजें गिननी पड़ती हैं। क्योंकि जो G4 कंट्रीज हैं इनका सबसे बड़ा मुद्दा यही है। यह ग्रुप बनाया इसीलिए गया था ताकि इन 4 देशों को भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठने का मौका मिले। न सिर्फ बैठने का, मैं यहाँ पर परमानेंट सीट की बात कर रहा हूँ एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए, जब भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन होगा, चांसेस कम है कि बस एक ही कंट्री को ऐड किया जाएगा। जब भी इसका एक्सपेंशन होगा तो कई देशों की एडिशन यहाँ पे की जा सकती है। अभी के लिए अगर आप देखो तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेन देश बैठे हैं यह वही देश हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में या तो जीते थे या जीतने वाले देशों के साथ खड़े थे। और रिसेंटली हमने देखा कि यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो की स्टेटमेंट सामने आई। इन्होंने कहा कि जिस दुनिया में हम पैदा हुए थे, जो दुनिया कई दशकों पुरानी थी, अब दुनिया वैसी नहीं रही। पिछले कुछ सालों में पावर बैलेंस शिफ्ट हो चुका है, नई पावर्स उभरी हैं। यह पावर्स अपने आप में सुपर पावर नहीं है, बट इतनी इंपॉर्टेंट है कि इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। मार्को रूबियो की एज 54 है। 50 साल पहले जिस दुनिया में यह पैदा हुए थे, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से वह दुनिया कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। भारत और चाइना का राइज, एशिया में बाकी देशों का राइज, साउथ अमेरिका में कई कंट्रीज मिडिल पावर बनने की राह पर हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्राजील। यूरोप में भी काफी बदलाव आया है। इसने दुनिया के सारे कैलकुलेशंस बदल दिए हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए ने जो फ्री रन लिया था, 50 साल तक जिस कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना चाहा, गिरा दिया। अब धीरे धीरे यूएस फील कर रहा है कि यह पावर स्लिप कर रही है और इसीलिए मैं कहूंगा कि ऐसे टाइम में G4 जैसे ग्रुप की रेलेवेंस अब तक हाईएस्ट लेवल पर है। अगर मान लीजिए कल को यूएस सिक्योरिटी काउंसिल में यह भी बदलाव होता है कि G4 कंट्रीज को एक सीट दे दी जाएगी और ये चारों देश रोटेशन में उस परमानेंट सीट को यूज करेंगे, उस वीटो वोट को यूज करेंगे, वह भी एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव स्टेप हो सकता है। जो भी हो, लेकिन कम से कम इंडिया को अपनी खुद की सीट मिले, वह ना भी मिले, एटलीस्ट कहीं तो कुछ प्रोग्रेस होगी। और यह अकम्प्लिश करने के लिए मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है एक और G4 सबमिट करने का। मैंने आपको बताया था कि विकिपीडिया पेज पर एक जो फोटो है, यह फोटो सितंबर 2015 की है। G4 का सबमिट हुआ था न्यूयॉर्क में। इधर आप देख पाओगे कि ब्राजील के प्रेसिडेंट, जर्मनी के चांसलर और भारत के प्राइम मिनिस्टर और जापान के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर द लेट शिंजो आबे, ये चारों लीडर्स इकट्ठा हुए थे और यह पहली और आखिरी बार था जब G4 ग्रुप का प्रॉपर सबमिट हुआ। सुषमा स्वराज जी, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक बड़ी बिलीवर थी G4 ग्रुप में। इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था G4 को। यह मानती थी कि G4 ग्रुप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और इसी ग्रुप के दम पर फ्यूचर में भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के करीब आ सकता है। 2015 से 2019 तक भारत ने एग्रेसिवली G4 कंट्रीज के साथ प्रयास किया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन हो और परमानेंट सीट में G4 कंट्रीज शामिल हो। फिर कोविड शुरू हो गया और दुखद बात यह रही कि G4 के टॉप लीडर्स फिर से समिट के लिए इकट्ठा नहीं आए।
कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ये मानते हैं कि अगर G4 स्ट्रेटजी को इंडियन फॉरेन पॉलिसी का सेंट्रल पॉइंट बनाया जाए तो यह ग्रुप डिलीवर कर सकता है। जर्मनी, जापान, इंडिया टॉप इकोनॉमीज में है। IMF लिस्ट के हिसाब से नॉमिनल GDP में इंडिया ऊपर जा रहा है। जर्मनी, जापान, इंडिया, इन्हें इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ब्राजील अलग केस है, लेकिन ब्राजील पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। UN सिक्योरिटी काउंसिल बिना साउथ अमेरिका रिप्रेजेंटेशन के कैसे हो सकता है? इसलिए बहुत लंबे समय बाद G4 की यह मीटिंग संकेत दे रही है कि भारत फिर से G4 ग्रुप को एग्रेसिवली पुश करेगा। 2015 जैसा समिट फिर से होना चाहिए। अब 11 साल हो गए, अगर चारों लीडर साथ खड़े होंगे तो एक अलग मैसेज जाएगा। US खुद मान रहा है कि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो चुका है, तो क्यों ना ऐसे टाइम में पुश किया जाए कि अगर नया ऑर्डर बिल्ड करना है तो उसमें G4 कंट्रीज के साथ पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट होगी। आने वाले समय में आप देखोगे कि G4 का मेंशन बढ़ेगा और आई होप कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी सुनने को मिले।